तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 13 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं जिनके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। और आज जो प्रश्न हमको भेजे हैं बहुत ही अच्छे नंबर उनके आए हैं। जिन्होंने आज हमें प्रश्न भेजे हैं उनका स्क्रीनशॉट भी हमने लगा दिया है, तो आप देख लेना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। मैथ रीजनिंग में कितने प्रश्न आए हैं, कितने कितने नंबर लोगों के आए हैं, वो सब आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। साथ में सबसे पहले बता दें कि जिन लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं और उनके कितने नंबर आए हैं। तो सबसे पहले प्रतीक पाठक जी ने प्रश्न भेजे हैं, 87 नंबर इनके आए हैं और बहुत ही अच्छा इनका नंबर है। अभी तक के टॉपर रहे हैं जहाँ तक है, हमको अभी 87 और 89 तक ही स्कोर यहाँ पर देखने को मिला है। तो प्रतीक पाठक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में कुशाग्र तोमर जी हैं, इनके 81 नंबर आए हैं और ये मुरैना के निवासी हैं। तो आज बहुत अच्छे टॉपर्स लोगों ने हमारे पास प्रश्न भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज आए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस में प्रश्न पूछा गया है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो भाई विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। चलिए देख लेते हैं। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या फिर इसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब विद्युत मोटर से आप तुरंत अपने दिमाग में मोटर लेकर के आइए जो आपके घरों में लगी रहती है भैया, पानी वाली मोटर। आप क्या करते हैं, प्लग उठा करके जैसे ही विद्युत से कनेक्ट करते हैं तुरंत उसका पंखा घूमने लगता है और पानी निकल करके आने लगता है। तो ये क्या कर रही है, विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करता है, जहाँ विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिससे एक यांत्रिक बल पैदा होता है और जो मोटर है वो घूमने लगती है और आपके घर में पानी आने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो, विद्युत ऊर्जा यह वह ऊर्जा है जो बिजली की धारा से मिलती है और यांत्रिक ऊर्जा यह किसी वस्तु के घूर्णन को या फिर किसी वस्तु को बढ़ाने का काम जो है वो विद्युत ऊर्जा करती है। चलिए अब यहाँ पर आपको बताते हैं भाई, जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, और आपके पास में अभी भी मौका है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे प्रतीक पाठक जी 87 नंबर इनके आए हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए स्क्रीनशॉट भी लगा देते हैं। नहीं तो आप कहोगे सर अपने मन से बता रहे हो। इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भी भेजे हैं कि टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, सबसे ज़्यादा बारिश किस जिले में होती है, एमपी कौन से क्लाइमेट जोन कितने हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्टर जिसको अभी हमने आपको बताई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 87 नंबर आए हैं। तो अभी भी आपके पास में मौका है, जिन लोगों का एग्जाम बचा हुआ है आप अभी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपए में उपलब्ध हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, मैथ रीजनिंग सामान्य ज्ञान विज्ञान एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स और प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ में मैराथन की पीडीएफ, इसके अलावा जो भी स्पेशल क्लासेज हैं उन सब की पीडीएफ और जितने एग्जाम एनालिसिस अब तक करवाए हैं उन सब को कंप्लीट आपके पास में सेंड किया जाएगा और आपके भी इसी तरह से बेहतरीन नंबर आते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले हमने अरविंद जी के बारे में बताया था, उनके 83 नंबर थे, मात्र 6 दिनों उन्होंने तैयार की थी। उससे पहले एक महार जी थे, उनके 84 नंबर आए थे, वो भी आपने देखा था। राज शर्मा जी ने केवल 4 दिन नोट्स कंप्लीट करके गए थे, उनके 75 नंबर आए थे। तो आपके पास में भी मौका है, अगर आपका एग्जाम बचा हुआ है या फिर आगे आपका एएसआई एलडीसी का एग्जाम है तो भी आप ये नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा भाई एमपी एसआई बहुत दिनों बाद ये भर्ती आई है और आगे भी बहुत दिनों बाद आएगी, तो अभी आपके पास में मौका है, मौके का फायदा उठाइए और चौका लगा दीजिए। एमपी एसआई के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं 8 9 10 सब्जेक्ट है इसमें, इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एएसआई एलडीसी के नोट चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में आपको चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये आप लोग नोट्स लेकर के जल्दी से जंग में शामिल हो जाइए। वर्दी की जंग इस बार एक वर्दी लगनी चाहिए, चाहे एएसआई एलडीसी की हो, चाहे वो एमपीएसआई की हो या फिर कांस्टेबल की हो, केवल वर्दी से मतलब आपको होना चाहिए। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, तो आगे की सारी पीडीएफ, सारा एग्जाम एनालिसिस, सारी न्यू पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखो, आवर्त सारणी से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो लोग एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि देखो 2 बार ये प्रश्न हमने आपको करवाया था एनालिसिस में, डिटेल जब हमने आपको बताया था उसमें पूछा गया था बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो ये प्रश्न हमने आपको समझाया था, आज यही प्रश्न पूछा गया है। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ये क्यों होता है। तो भाई दूरी में वृद्धि होने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। अब कैसे बढ़ती जाती है वो आप देख लो। तो आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि प्रत्येक
एक नए चरण पर एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ता है, जिससे नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है बढ़ती जाती है। ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यही एक वजह है कि नीचे जाने पर जो है उसकी परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार नाभिक में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी में वृद्धि के कारण परमाणु आकार उसका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आज आपका पूछा गया है। तो देखो, नए कोषों का जुड़ना, मेन रीजन क्या होता है कि नए कोष जुड़ते हैं। समूह में नीचे जाने पर हर नए तत्व में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक कोष जुड़ता जाता है। दूरी में वृद्धि, अतिरिक्त कोष के कारण नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ती जाती है। तो यहाँ से ये प्रश्न क्लियर हो गया। गैल्वेनीकरण के बारे में कल भी आपको बताया था और परसों भी आपको बताया था। गैल्वेनाइजेशन कल हमने आपको वो पुल वाला उदाहरण देकर के बताया था। आज गैल्वेनीकरण से 3 प्रश्न पूछेगा, पर एग्जैक्ट प्रश्न तो याद नहीं है, लेकिन गैल्वेनीकरण समझा देते हैं आपको एक बार फिर से। जो लोग कल की पीडीएफ लेकर के गए होंगे या फिर कल की पीडीएफ पढ़ के गए होंगे, उनको यहाँ पर फायदा मिला होगा। गैल्वेनीकरण क्या होता है, इसके उदाहरण पूछे गए थे। तो गैल्वेनीकरण लोहे या स्टील पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी कि जस्ता की सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। सबसे आम तरीका है हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन, जिसमें धातु को पिघले हुए जिंक में डुबोया जाता है, जिससे जंग और संक्षारण से सुरक्षा मिलती है। उदाहरण देख लीजिए तो सड़कों के सिग्नल, छतों के लिए धातु की चादरें और निर्माण बीम इत्यादि में शामिल होता है। तो यही आपके उदाहरण पूछे गए थे। कल आपका वो जो पुल वाला उदाहरण पूछा गया था कि रेलवे ब्रिज को क्यों पेंट कर देते हैं, ना, संक्षारण से बचाने के लिए। तो ये गैल्वेनाइजेशन से 2-3 प्रश्न डेली आ रहे हैं। ठीक है, आज 3 प्रश्न गैल्वेनाइजेशन से आए हैं। जिंक की परत चढ़ाते हैं, ये भी पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, आपसे पूछे गए थे। तो कुल 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कब इसको जोड़ा गया था, क्यों इसको जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह प्रश्न पूछा जाएगा 101% कि भाई कौन से अधिकार को मतलब कि अपने मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया, तो वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो आज ये प्रश्न पूछा गया था कितने मौलिक अधिकार है। अब ये 6 मौलिक अधिकार है, इन सबको देख लेते हैं, इनका आर्टिकल भी देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल अभी 2 बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये आपका 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वो आर्टिकल 32 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आगे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, कल हमने आपको बताया था, कल रेलवे कोड पूछा गया था भोपाल का, तभी हमने आपको बताया था कि भोपाल में जितने स्टेशन हैं उन सब के नाम आपको हमने बताए थे। हमने कहा था 2 स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक तो भोपाल जंक्शन और दूसरा है रानी कमलापति। रानी कमलापति का पुराना नाम हबीबगंज हुआ करता था। आज यही प्रश्न इसमें पूछा गया कि भाई हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। तो भोपाल के सारे रेलवे स्टेशन हमने आपको पढ़ा दिए हैं और पीडीएफ में भी बता दिए हैं। रेलवे कोड की पीडीएफ जो हमने आप लोगों को दी है। तो भाई ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है वो भोपाल में स्थित है। अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम क्या हो गया, रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। तो रानी कमलापति का स्टेशन कोड ध्यान रखना RKMP है, और जब हबीबगंज हुआ करता था तो उसका कोड HBJ हुआ करता था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब रानी कमलापति ही पूछेंगे, आज आपसे केवल ये पूछा था कि कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, 2021 में नाम बदलने के कारण इसका कोड भी RKMP कर दिया। 2021 में इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज से बदल करके रानी कमलापति कर दिया गया था। ठीक है, तो कोड ध्यान रखना, नया कोड RKMP है, पुराना कोड हबीबगंज HBJ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भोपाल से ही ज़्यादा पूछ रहे हैं, भोपाल से इससे पहले पूछा था कि भोपाल में कुल कितने रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो वो भी आपको 6 रेलवे स्टेशन के नाम हमने पूरे बताए थे। और आज पूछा है कि भाई जो हबीबगंज है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी अपना भोपाल में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा ये कहाँ पर होती है, तो पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो होशंगाबाद जिला हो जाएगा। अगर आपसे जिला पूछा गया है तो होशंगाबाद जिला हो जाएगा। अगर आपसे पूछा स्थान पूछा गया है तो पचमढ़ी हो जाएगा। अभी आपने स्क्रीनशॉट में देखा है, वो बता रहे हैं कि जिला पूछा गया था तो होशंगाबाद जिला हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, जो होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नीचे स्थित है। ठीक है, यहाँ औसतन 215 सेंटीमीटर लगभग 2150 mm वर्षा होती है, और इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि MP का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो भाई पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहते हैं। ठीक है, स्थान हो गया पचमढ़ी, वर्षा 215 सेंटीमीटर, और यह स्थान मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पचमढ़ी होशंगाबाद जिला, जिसे आप नर्मदापुरम भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो डैम वाली पीडीएफ से सीधे सीधे प्रश्न आया है, माता टीला बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 35 मीटर माता टीला बांध की ऊंचाई है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखो माता टीला बांध की ऊंचाई 35 मीटर है। अगर फीट में बात करते हैं तो 115 फीट है। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। ये पूरा आपको डिटेल में समझाया हुआ है। जिन लोगों ने नोट्स लिए होंगे वो लोग अपना बांध वाला जो नोट्स है उसको खोल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो देखो ऊंचाई 35 मीटर हो गई, ललितपुर उत्तर प्रदेश में हो गया, नदी हो गई बेतवा। यह बांध सिंचाई और पन बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया है। इसमें 23 स्प्लिट वे गेट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है और ये सब हमने आपको कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? तो इंडो यूनानियों के द्वारा भारत में सोने के सिक्के का सबसे पहले प्रचलन किया गया था। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए थे। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला राजवंश कुषाण था और बिम कटफिशिस ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये आपको ऑप्शन पर डिपेंड होगा भाई। ऑप्शन में बिम कटफिशिस अगर दिया है तो उसका आंसर बिम कटफिशिस ही होगा। ठीक है, अगर इंडो यूनानी की बात करते हैं तो ये लोग सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के को ले आए थे। राजा मनिंदर, जिसे हम मिलिंद कहते हैं, जैसे शासक इस काल में हुए थे, इन्हें हम इंडो यूनानी जो है कहते हैं। अगर कुषाणों की बात करते हैं तो भारत में सोने के सिक्के चलाने का वाला सबसे पहला राजवंश कौन सा है? कुषाण राजवंश है। तो कुषाण राजवंश के राजा का ही नाम दिया गया होगा, बिम कटफिशिस का नाम दिया गया होगा, जिन्होंने बाद में इन सिक्कों को और लोकप्रिय बनाया। बिम कटफिशिस को पहला कुषाण शासक माना जाता है जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी हर्षवर्धन दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य दिया था, तो इन लोगों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अनुसार सदस्यों को मनोनीत करता है या फिर सदस्यों को नामित करता है? तो आर्टिकल 80 में बताया गया है कि भाई राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो सदस्यों को मनोनीत करेगा। अब देखो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, कैसे करता है, वो देख लेते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के अनुसार सदस्यों को नामित किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। कितने सदस्य? 12 सदस्य आर्टिकल 80 राष्ट्रपति नामित करता है राज्यसभा में, याद रखना है। चलो अनुच्छेद 80 देख लेते हैं। अब पूछा है तो भाई देख ही लेते हैं ना। अनुच्छेद 80, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। अन्य अनुच्छेद देख लो तो अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं को निर्धारित करता है। तो आगे पूछेंगे भैया संसद में सदस्यता की योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 84 बता रहा है। लोकसभा की संरचना किस में दी गई है? अनुच्छेद 81 में दी गई। तो ये सारे आर्टिकल आपको देख करके जाने हैं। आज आपके पॉलिटी से 3 प्रश्न पूछे गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपकी जलवायु परसों ही कराया कि कल कराया था? कल सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था, यही सेम टू सेम रिपीट हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कल डायरेक्ट पूछा था, आज 2011 की जनगणना लगा दिया, बस इतना अंतर देखने को मिला है। तो कुल 11 जलवायु क्षेत्र हैं। कल हमने पूरा नाम भी आपको बता दिया था और पीडीएफ जब हमने दी थी ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में शामिल हैं, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं, तो उसमें पीडीएफ डाल दी गई है ना, तो उसमें आप 11 जलवायु क्षेत्रों के नाम भी देख सकते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्षेत्र मिट्टी के प्रकार, वर्षा और फसल पैटर्न जैसी विभिन्न जलवायु परिस्थितियों पर आधारित है। देखो तो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, यह वर्गीकरण राज्य के विभिन्न जलवायु और मिट्टी फसल के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य को 5 फसल क्षेत्रों में भी बांटा गया है। अब देखो जलवायु क्षेत्र पूछ लिया है तो हो सकता है आपसे फसल क्षेत्र पूछें, कितने फसल क्षेत्र हैं? तो कुल 5 फसल क्षेत्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो स्पोर्ट्स के प्रश्न देख लेते हैं। करंट अफेयर पूछा गया है कि प्रो कबड्डी लीग में ब्रेक के अलावा कितना समय दिया जाता है? तो ब्रेक को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल 40 मिनट का समय दिया जाता है प्रो कबड्डी लीग में। देखिए तो प्रो कबड्डी लीग में ब्रेक के अलावा कुल खेल का समय 40 मिनट होता है, जिसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ध्यान रखना कितने हाफ होते हैं? तो 2 हाफ होते हैं। कितने मिनट के होते हैं? 20-20 मिनट के होते हैं। दोनों हाफ के बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। अब आपसे बोला कि ब्रेक के समय को छोड़ दो, तो अगर छोड़ दोगे तो 40 मिनट का पूरा गेम हो जाता है। ठीक है, तो कुल समय 40 मिनट। पहले हाफ की अवधि 20 मिनट पूछा जाएगा, पहले हाफ की अवधि कितनी होती है? तो सर 20 मिनट होती है। हाफ टाइम में ब्रेक कितने मिनट का दिया जाता है? सर 5 मिनट का दिया जाता है। दूसरे हाफ की अवधि कितनी होती है? तो वो भी सर 20 मिनट की होती है। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया? तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे भैया बताओ। अभी देखोगे यही प्रश्न बहुत सारे लोग कॉपी करके अपने चैनल पर डालेंगे, सेम टू सेम हमारा थंबनेल भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और तो छोड़ो, थंबनेल तक कॉपी करके डाल रहे हैं, उन लोगों को लाइक करोगे, पर जो ओरिजिनल कंटेंट जहाँ से आ रहा है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, वो आप नहीं करते हो। गलत है ना, इसको कॉपी कीजिए और मतलब कॉपी कह रहा हूँ सॉरी, इसको मतलब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हर जगह। अगला देखो, अगला प्रश्न है ओलंपिक मुक्केबाजी में कितने जज बैठते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं ओलंपिक को जज करने के लिए? मुक्केबाजी खेल की बात की जा रही है, तो टोटल 5 जज होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लो। ओलंपिक मुक्केबाजी में 5 जज रिंग साइड पर बैठ करके स्कोरिंग करते हैं। ये जज मुक्केबाजों को उनके द्वारा लगाए गए प्रभावी मुक्कों, मुकाबलों में उनके दबदबे, तकनीकी और सामरिक श्रेष्ठता के आधार पर अंक देते हैं। फिर उसी से डिसाइड होता है कि कौन जीता है। ठीक है, तो देखो अंक दिए कैसे जाते हैं भाई, अब डिटेल में पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लेते हैं ना। तो पंचों की संख्या, कितने पंच मारे उसके आधार पर अंक देते हैं। तकनीकी और रणनीति के आधार पर
अंक दिए जाते हैं मुक्केबाजी में। ये 2 प्रश्न आपके जो है स्पोर्ट्स से पूछे गए थे। एक बता रहे हैं पेरिस ओलंपिक का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न उनको याद नहीं था। जिसका आज एग्जाम हो, अगर उसको याद हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो जजों के द्वारा अंक काटे भी जाते हैं। अगला देखो, एलपीजी पॉलिसी, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब जब नाम आता है नमन है उनको, ठीक है। और उनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो पूछा गया भाई एलपीजी पॉलिसी जो है वो किसके मार्गदर्शन में आई थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मार्गदर्शन में आई थी। आइए देख लेते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एलपीजी, जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों के वित्त मंत्री थे। इनको वित्त मंत्री बनाया गया था। इन्होंने ही ये टेक्निक दी थी कि क्यों ना अपने अपने बाजार हैं, उन अपने बाजारों को विश्व के बाजारों से जोड़ दिया जाए, ठीक है। बाहर निकल करके देखो, अंदर ही अंदर पहले केवल बाटा का जूता आता था और कुछ नहीं मिलता था। आज तुम नाइकी और एडिडास ये सब पहन रहे हो ना, पहले ये सब कुछ नहीं था। कोई भी विदेशी कंपनियां भारत में नहीं थी। 1991 से पहले केवल बाटा का जूता चलता था, ब्लैक कलर वाला, ठीक है। और अब आप बढ़िया बढ़िया पहन रहे हो, तो ये इनको धन्यवाद दीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ठीक है। इनकी वजह से ये ऐसा हो पाया है। तो ये देखो, इस सुधारों के वित्त मंत्री थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में वित्त मंत्री नियुक्त किया था, और उनके साथ मिल करके उन्होंने इन सुधारों को लागू किया था। तो देखो, आज आपसे पूछा किसके मार्गदर्शन में या फिर वित्त मंत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कल आपसे पूछ सकते हैं भाई प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पर, तो ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। टाइम कौन सा था? 1991 का टाइम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक संकट के दौरान भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। सुधारों के ये प्रमुख सूत्रधार थे। तो उनके मार्गदर्शन और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, इस पॉलिसी को अपनाया था, और भारतीय बाजारों को विदेशों के बाजारों से जोड़ दिया गया था। बाहर की कंपनियां भी भारत में आने लगी, भारत की कंपनियां बाहर जाने लगी। अगला प्रश्न, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? इनके नाम पर जो है लोकसभा में एक स्मृति प्रतीक बनाया गया है, तो यही पूछा गया था। और तो ये भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, पूरा डिटेल में आइए देख लेते हैं। तो धरती आबा के नाम से भगवान बिरसा मुंडा को जाना जाता है। वे एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें पृथ्वी का पिता भी कहा जाता है, इसीलिए धरती आबा कहते हैं, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आदिवासी समुदाय को संगठित किया और उनके भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। धरती आबा का अर्थ क्या है? धरती आबा का अर्थ है पृथ्वी का पुत्र, मतलब पृथ्वी का पिता, ठीक है। कहते नहीं वो हमारे आबा हैं, यानी कि पृथ्वी के पिता हैं। अगला, संघर्ष, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश विरोधी आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया और आदिवासी किसानों के साथ में उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग जो है वो औजारों के प्रमुख स्रोत एरन, जो कि जिला सागर में है, और तेवर, जिला जबलपुर में है, जहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने खुदाई की है। इसके अतिरिक्त बालाघाट जिले के गुमेरिया में भी बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक तांबे के उपकरण मिले हैं, ठीक है। देखो, एरन जिला सागर की बात करते हैं तो 2020-21 में खुदाई में तांबे के सिक्के, लोहे के तीरों के सिर, पत्थर के सेल्ट और कई अन्य वस्तुएं मिली हैं जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित हैं। तेवर जिला जबलपुर में है। एरन की तरह ही यहाँ भी एएसआई के द्वारा हाल ही में खोदे गए प्रमुख स्थलों में से एक है, खुदाई की गई। यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन युगीन काफ़ी सारे औजार और जो है पत्थर मिले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का क्या उद्देश्य था? इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया था, 13 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था। तो क्यों किया था ये पूछ रहे हैं। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण और वंचित वर्गों तक करना, बैंकिंग संसाधनों का न्यायगत वितरण सुनिश्चित करना, कृषि और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और देश के आर्थिक विकास को गति देना था। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को सार्वजनिक नियंत्रण में लाना और देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार अधिक प्रभावी बनाना था। पहले जो बैंक हुआ करती थी वो केवल अमीरों के लिए हुआ करती थी, अमीरों के पैसे को ही रखा करते थे। जब इसका वैश्वीकरण किया गया, जब इसका ग्लोबलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, माफ कीजिए, तो राष्ट्रीयकरण के बाद में जो छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो भी अपना अकाउंट बैंक में खुला सकते हैं। पहले बैंक में केवल अमीरों के ही अकाउंट खुलते थे, साहूकारों के ही अकाउंट खुलते थे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैथ की यानी गणित की। तो गणित के कुछ प्रश्न आ गए हैं, देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज दिया गया था। समांतर चतुर्भुज, हीरा, वर्ग, त्रिभुज, इनमें से कौन सा गोले के अंदर बनाया जाएगा? यानी 4 ये दिए गए थे। एक समांतर चतुर्भुज बना था, हीरा डायमंड बना था, वर्ग बना था, त्रिभुज बना था। अब कह रहे थे कि गोले के अंदर जो है इनमें से कौन सा बन सकता है। तो जो 3D होगा वही गोले के अंदर शामिल होगा, बाकी गोले के अंदर कोई नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब भाई वर्ग 2D होता है तो ये तो आएगा ही नहीं। अब देखो, एक प्रश्न पूछा गया था, एक अर्धगोले का आयतन 50.2 है, तो उसकी त्रिज्या आपको बतानी थी।
उसके बाद में एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देकर के त्रिज्या पूछी गई थी। एक प्रश्न देखिए, नल मतलब ए जो है वो एक नल ए है, एक टंकी को 3 घंटे में भरता है। नल बी इस टंकी को 2 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल चालू कर दिए जाएँ तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? ये पूछा गया था। बाकी डिस्काउंट के 3 प्रश्न हैं और बहुत ही सरल प्रश्न है, मतलब सीपी दे दे रहे हैं, एसपी दे दे रहे हैं, कह रहे हैं बताओ डिस्काउंट कितना है? तो सिंपल प्रश्न आए थे। एक प्रश्न देखिए, एक पिता और पुत्र की आयु का योग जो है 55 वर्ष है। यदि पिता अपने पुत्र का दोगुना है तो 10 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी थी? ये पूछा गया था एज में। एक पूछा गया था 20 छात्रों की औसत आयु 80 वर्ष है। यदि एक शिक्षिका को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 21 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो आने वाली शिक्षिका की उम्र क्या है? ये पूछा गया था। एसआई का भी एक प्रश्न था, सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न थे। एक प्रश्न बहुलक का पूछा गया था और इस तरह था 8, 8, 10, 10, 10, 10, 12। इसमें पूछा गया था बहुलक कितना है? तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है, तो 10 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो, अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में कुछ प्रश्न आ गए हैं, देख लेते हैं। प्रश्न है कि 1 मार्च 2025 को कौन-सा दिन था? ये पूछा गया डेट निकालने के लिए। एम्पैथी शब्द को अरेंज करने के लिए बोला गया है कि आप जो है इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ये अरेंजमेंट के ऊपर बढ़िया सी वीडियो बना रखी है हमने, सर्च करना आपको मिल जाएगी अरेंजमेंट बाय सक्सेस जंक्शन, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में माता अगर पिता से संबंधित है, पुत्र अगर पुत्री से संबंधित है, तो बताओ भाई किससे संबंधित हो गया? ये प्रश्न पूछा गया था। आगे एक व्यक्ति उत्तर में 15 किलोमीटर जाता है, वहाँ से दाएँ मुड़ता है 10 किलोमीटर जाता है, वहाँ से फिर बाएँ मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है। तो बताइए इसकी प्रारंभिक स्थान से टोटल दूरी कितनी है? कितनी दूरी पर है वो प्रारंभिक स्थान से? उसके बाद में कल 3 सितंबर है और कल मंगलवार है, तो भाई 1 अगस्त को कौन-सा दिन होगा? ये पूछा गया था। इसके बाद में ये आपका जो वो होता है कंपैरिजन वाला देख लीजिए, एम एन से बड़ा है, आर पी से बड़ा है, जे एम से बड़ा है, तो बताइए इस पंक्ति में सबसे बड़ा कौन है? ये कंपैरिजन वाला प्रश्न बना था एक। आज पजल बिल्कुल भी नहीं आई, एक भी प्रश्न ना तो फ्लोर पजल के आए हैं, ना सिंपल पजल के आए हैं, ठीक है? डायरेक्शन के 2 प्रश्न पूछे गए थे, फिगर कंप्लीट के 1 प्रश्न, कथन निष्कर्ष भी नहीं आया है, 1 नंबर सीरीज आई है। मानसिक अभिरुचि के 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं और आज सरल प्रश्न आए हैं। कल बहुत बड़े-बड़े प्रश्न आ रहे थे, पूरी स्क्रीन पर नहीं बन रहे थे। आज केवल 2 लाइन के ही मानसिक अभिरुचि के प्रश्न आए हैं, 5 से 6 प्रश्न आए हैं, इसीलिए आज जो है नंबर भी अच्छे आए हैं लोगों के, ठीक है? रैंकिंग के 2 से 3 प्रश्न थे, सेंटेंस अरेंजमेंट का 1 था, डायरेक्शन के 2 प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ कल 25 नंबर का आया था शाम की शिफ्ट में, सुबह 18 का आया था, आज 20 नंबर का मैथ आया है, 39 से 40 नंबर की रीजनिंग आई है, लगभग 60 से 62 नंबर के मैथ रीजनिंग आए हैं, ठीक है? साइंस 12 नंबर का, रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर है। स्कोर की बात करते हैं तो 79, 87 भी लिख लो भैया, 87 आया गया, बहुत दिन बाद 81 भी लिख लो। तो 79, 80, 81, 78, 75, 87 और 81 ये स्कोर आज के देखने को मिले हैं। प्रतीक पाठक जी के 87 नंबर हैं, जिन्होंने हमारे पास से प्रश्न भेजे हैं, स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है। ठीक है भाई? चलिए, तो जल्दी से आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर लीजिए, जिनका भी आगे एग्जाम है। बाकी कहने वाले बहुत कुछ कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करने आएंगे, या तो उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी के नंबर इतने ना आए, या फिर उनके बहुत ही खराब नंबर है, वो चाह रहे हैं कि किसी के भी नंबर हमसे ज़्यादा ना आए। ठीक है ना? इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट करने आते हैं, तो कमेंट पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव कमेंट करना है। अगर आप चाहते हैं तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए हर जगह, जिसका भी एग्जाम चाहते हैं किसी भी तरह से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर कल तक के, परसों तक के सारे पीडीएफ डाल दिए गए हैं, 24 घंटे बाद यहाँ पर पीडीएफ पड़ती है। ठीक है? चलो भाई, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। इसको शेयर कर देना हर जगह, है ना? और जो भी लोग कॉपी कर रहे हैं हमारी वीडियो की या फिर हमारे थंबनेल की, उनके भी वीडियो के नीचे जाकर के लिख दिया करो कि शुक्ला सर की कॉपी कर रहे हो सक्सेस जंक्शन वालों की, ठीक है ना? उनको भी लगेगा हाँ, वहाँ के स्टूडेंट भी यहाँ आकर कमेंट कर रहे हैं। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।